शुरू करें। फर्स्ट चैप्टर। सो चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। हाँ, तो ये चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में क्या है, नीट में एक क्वेश्चन तो पक्का ही है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना है, एक क्वेश्चन मिनिमम। और अगर बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है उसको खुश मज़ा आ गया तो वो दो क्वेश्चन भी दे देगा। दो क्वेश्चन दे देगा यानी कि 4 और 4 8 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, सो क्लास 10 तक बायोलॉजी पढ़ने के बाद 11 में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि लिविंग, हम लोग क्लास 10 तक पढ़ते थे कि लिविंग किसे कहते हैं। एज पर अस लिविंग कौन होता है? किसी भी बच्चे को या 10 तक के बच्चे को पूछेंगे लिविंग कौन है तो वो बोलेगा जो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है, यानी कि जो चलता है फिरता है ना, जो खाना खा रहा है, जो बात कर रहा है, उसे हम लिविंग कहेंगे। लेकिन जब भी हम क्लास 11 में आएंगे तो हमारा थोड़ा सोचने का ढंग बदल जाएगा, क्योंकि हम साइंस पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो साइंस में बायोलॉजी बोलता है कि लिविंग कौन है। अगर कोई बोलता है कि किसी का ग्रोथ हो रहा है तो वो लिविंग है, तो बायोलॉजी बोलता है नहीं, किसी का ग्रोथ हो रहा है तो वो लिविंग नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर कोई पूछे कि कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है तो क्या वो लिविंग है, तो हम जनरली बच्चे तो बोलेंगे हाँ रिप्रोडक्शन कर रहा है मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहा है, तो इसका मतलब वो लिविंग है। लेकिन बायोलॉजी बोलता है कि जो रिप्रोडक्शन नहीं करता है वो भी लिविंग हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि लिविंग कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नहीं, उसको डिफाइन करने के लिए कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज चाहिए कि हाँ ये है तो ये लिविंग होगा, ये नहीं है तो लिविंग नहीं होगा। इन छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का और कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, अगर हम कोई पूछे कि लिविंग प्रॉपर्टीज कौन सा है तो बोलेगा कि लिविंग है कब, जब वो ग्रोथ कर रहा है। हम पूछेंगे कि ग्रोथ कर रहा है कि नहीं ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है तो वो लिविंग है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या पूछेंगे, रिप्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरा क्या हो सकता है कि चल फिर रहा है कि नहीं चल फिर रहा है, अगर चल रहा है फिर रहा है तो वो मतलब वो है कि नहीं, लिविंग है कि नहीं। तीसरा क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म, उसका मेटाबॉलिज्म कोई है कि नहीं। मेटाबॉलिज्म मतलब पता है क्या? हाँ, मेटाबॉलिज्म मतलब, हाँ मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात होगी, कुछ एनाबॉलिज्म होगा, कुछ कैटाबॉलिज्म होगा, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखेंगे क्या होता है मेटाबॉलिज्म। और जो फोर्थ देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में डिस्कस करना है, कॉन्शियसनेस। तो ये 4 छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर डिपेंड करके हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले अगर कोई बोले कि ग्रोथ हो रहा है तो वो लिविंग है ना, तो इसको, इस प्रॉपर्टी को, ये जो हमने लाइन बोला कि कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है इसका मतलब वो लिविंग है, तो इसको क्रॉस करने के लिए, इसको काटने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि मान लो कि कोई एक, ये रास्ता है, इस रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा है। क्या पड़ा है? पत्थर का टुकड़ा है, स्टोन। क्या ये स्टोन है? अब ये मान लो नदी के किनारे या कहीं पे भी है, किसी भी जगह पे है, तो हमें क्या दिखता है कि स्टोन के ऊपर में धीरे धीरे जो मट्टी है, जो सॉइल है, उसका परत जमना शुरू होता है। किसी भी चीज़ के ऊपर किसी एक दूसरा लेयर का ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि इसके ऊपर अगर मट्टी चढ़ गया तो ये ना मट्टी इसके ऊपर आ रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका साइज जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो ग्रो हो रहा है। जैसे हम लोग पहले बच्चे थे तो छोटू से थे, अभी बड़े हो गए तो हम लोग का साइज बड़ा हो गया, तो हम लोग बोल रहे हैं ग्रो हो रहा है। तो हाँ सर, ग्रोथ तो होना चाहिए एक लिविंग फीचर का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्टोन जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग थिंग है, उसके ऊपर भी अगर एक मट्टी का लेयर जम जाएगा तो वो साइज में बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए इसका भी तो साइज इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस जो स्टोन है इसका भी ग्रोथ हो रहा है। इसीलिए ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी, नॉन लिविंग थिंग्स पे भी दिख रहा है हमें, इसलिए हम इसको बोलेंगे इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये कोई भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। यानी कि ग्रोथ अगर हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग होगा ही। ठीक है, सबसे पहली बात, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब आता है रिप्रोडक्शन में। अब मुझे बताओ कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन थोड़ी ना करता है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? री मतलब वापस से, फिर से, री मतलब वापस से, प्रोडक्शन मतलब किसी को जनरेट करना, किसी को तैयार करना।
इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम रिप्रोड्यूस करके नया जन्म दे पा रहे हैं। हमें पता है रिप्रोडक्शन दो तरीके होते हैं, कौन से सेक्सुअल होते हैं और असेक्सुअल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन एक चीज सोचो, अल्टीमेटली बच्चा तो पैदा हो ही रहा है किसी ना किसी तरीके से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो चाहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो, न्यू ऑर्गेनिज्म तो ग्रो हो ही रहा है, जन्म ले ही रहा है। तो रिप्रोडक्शन को क्या हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? बताओ, रिप्रोडक्शन के डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा? हाँ सर, लग तो रहा है होगा। तो बायोलॉजिस्ट ने इसके लिए भी एक बहुत अच्छा क्या दिया, स्टेटमेंट दिया कि मैं बताता हूं कि रिप्रोडक्शन को हम क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। ध्यान से सुनना क्यों। अगर मान लो कि कोई एक कपल है जो विदाउट प्रोटेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, विदाउट प्रोटेक्शन सेक्सुअल कोर्स कर रहे हैं और उनको बच्चा नहीं हो रहा, दे आर नॉट हैविंग बेबी, मे बी किसी मेल का जो स्पर्म्स है उसका अमाउंट कम हो गया है, ओलिगोस्पर्मिया जिसे कहते हैं कि अमाउंट ऑफ स्पर्म डिक्रीज हो जाना, है ना। या फीमेल का ऐसा हो गया कि कहीं ओविडक्ट जो है, फीमेल का जो ओविडक्ट है वहाँ पे, यहाँ पे मान लो ये फेलोपियन ट्यूब है और यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज है, इसलिए क्या हो रहा है, ब्लॉकेज होने के कारण क्या हो रहा है, ओव्यूल आ नहीं पा रहा है, यानी कि फीमेल में कोई प्रॉब्लम है। तो उस केस में उनको बच्चा नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे कि इनफर्टाइल कपल है, फर्टाइल कपल नहीं है क्योंकि उनको बच्चा ही नहीं हो रहा। तो उनको अगर बच्चा नहीं हो रहा, इसका मतलब वो तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या वो जिंदा नहीं है, मरे हुए हैं क्या? जिंदा तो है ना। इसका मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन अगर किसी कपल में एब्सेंट है फिर भी तो वो जिंदा ही है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एक एग्जांपल देता हूं, खच्चर का नाम सुना है क्या? खच्चर क्या होता है? बोलो क्या होता है खच्चर? हाँ बोलो क्या होता है? डोंकी। अच्छा, म्यूल को बोलते हैं खच्चर, म्यूल, MULE, म्यूल को बोलते हैं खच्चर, MULE। ये म्यूल पता है कैसे बनता है? पता है, एक फीमेल हॉर्स को मेल डंकी के साथ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करके, यानी कि एक फीमेल हॉर्स जो होता है उसका एग और मेल जो डोंकी होता है उसका स्पर्म, दोनों को मिक्सअप करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया गया जिसका नाम है म्यूल। ठीक है, अब ये म्यूल को हम बोलते हैं खच्चर। क्या बोलते हैं? खच्चर। अब मैं खच्चर तो हिंदी में क्या लिखूं, तुम लोग हिंदी समझते हो क्या? खच्चर। ठीक है, अब ये खच्चर जो है ना, ये भी इनफर्टाइल होता है, ये भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो क्या खच्चर लिविंग नहीं है क्या? खच्चर तो लिविंग है, चल रहा है, पी रहा है, खा रहा है, जिंदा है, उसका सेल काम कर रहा है, तो इसलिए मतलब वो भी लिविंग है। तो ध्यान से देखो, रिप्रोडक्शन इज अगेन नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर डिसाइडिंग दैट वेदर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग। सो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेटाबॉलिज्म में। अच्छा, एक और टॉपिक, एक और पॉइंट था यहाँ पे मैं बोलना भूल गया, वो था सेल का ग्रोथ नहीं बोलेंगे हम, सेल का सेलुलर फंक्शन बोल देते। चलो, सेलुलर फंक्शन या ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर फंक्शन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले एग्जांपल में। थर्ड क्या है? मेटाबॉलिज्म। अब किसको पता है मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? पता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बोलो। तो ये बोल रही है कि मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कि बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है ऑल टुगेदर, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और समवट राइट है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली उसका दो पार्ट होता है। क्या क्या होता है? हाँ, मेटाबॉलिज्म इक्वल टू हम लिख सकते हैं, वो होता है एनाबॉलिज्म और उसके साथ ऐड कर दो कैटाबॉलिज्म को। अगर हम इन दोनों चीजों को ऐड कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। अब देखो, एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? एनाबॉलिज्म मतलब होता है किसी भी चीज का तैयार होना, प्रोडक्शन। एनाबॉलिज्म मतलब होता है किसी भी चीज का प्रोडक्शन होना। किस चीज का? किसी भी चीज का प्रोडक्शन को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म मतलब होता है किसी भी चीज का ब्रेकडाउन होना। क्या होना? ब्रेकडाउन होना। अब बॉडी के अंदर में अगर नए नए चीजें बन रही है, नए नए मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और अगर कोई चीज टूट रहा है तो उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म।
जैसे फॉर एग्जांपल हमने खाना खाया, ग्लूकोज टूट रहा है, टूट के क्या निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, तो उसे हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। और अगर बॉडी में कोई एक सब्सटेंस बन रहा है, कोई विटामिन बन रहा है, कोई एंजाइम्स बन रहा है ना, तो उसे हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। इन दोनों को मिला के हम टोटली बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इतना समझ में आया? सो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज द मेटाबॉलिज्म। अब मुझे एक बात बताओ, कोई एक ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग होगा, कोई एक ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग होगा तो उसमें ही तो सिर्फ मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दिखेगा ना। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, कहीं बॉडी के अंदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ खाता है क्या? नहीं खाता है। तो उसके अंदर घंटा मेटाबॉलिज्म होगा, घंटा एनाबॉलिज्म होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज अ प्रॉपर्टी टू डिफाइन लिविंग स्टेटस, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है, इसको कंफर्म कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म की मदद से कि हाँ, किसी ऑर्गेनिज्म में अगर मेटाबॉलिज्म है, चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो लिविंग है। अगर नहीं है, मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म नहीं है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी नहीं होगा। क्लियर? इतना सबको समझ में आया? नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब पता है? कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? कोई कॉन्शियस है कि नहीं है। इसका मतलब मैंने उसको हाथ दिखाया तो वो भी मुझे हाथ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुली मतलब पता है क्या होता है? स्टिमुली, स्टिमुली का मतलब होता है, हाँ, यस, एनी चेंज। बाहर अगर एनवायरमेंट में एनी चेंज हो रहा है, लाइक मैंने अपना हाथ को शेक किया, हाय कैसे हो, और उसने भी मुझे रिस्पॉन्स किया, या तो हंस के, या तो मुझे इशारा करके, या हाथ दिखा के, तो इसे हम कहते हैं स्टिमुली, और उसका उसने रिस्पॉन्स दिया। जैसे प्लांट, सनफ्लावर, सूर्यमुखी जिसे कहते हैं, सूर्यमुखी, वो क्या होता है? सन जिस तरफ होता है उसका मुंडी वैसे मुड़ जाता है कि नहीं? तो उसको भी हम क्या कहते हैं? वो फोटोटैक्टिक मूवमेंट है उसका, कि सन के तरफ वो मूव कर रहा है। कभी केमिकल्स की तरफ अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर जाए तो उसको हम बोलते हैं केमोटैक्टिक मूवमेंट। अगर जमीन के नीचे घुस रहा है तो जियोट्रॉफिक मूवमेंट। इस तरह से अलग अलग नाम है, अपने को इतना नहीं पढ़ना है, अपने को सिर्फ समझना है। तो स्टिमुली मतलब होता है एनी चेंज आउटसाइड में जो दिख रहा है, ठीक है। अब अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे हाँ वो कॉन्शियस है, और कॉन्शियस है तो हम क्या बोलेंगे कि वो लिविंग है। अब मैं किसी वो घड़ी या किसी फैन को हाथ दिखाऊंगा, वो मुझे थोड़ी ना रिप्लाई करेगा, नहीं करेगा ना। इसका मतलब क्या है कि कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब ये समझा रहे थे हमने टिक तो मार दिया इसको, लेकिन कुछ पंडित है जो सवाल पूछते हैं कि भैया आपने बोल तो दिया कि कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है, तो भैया मुझे ये बताओ कि कोई आदमी अगर कोमा में चले जाए, कोमा होता है ना, पैरालिसिस हो के आदमी कोमा में चले जाता है, हर मूवी में निकल के बोलता है कि आपका पति जो है वो कोमा में जा चुका है, मरने ही वाला है, डालने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इसका मतलब क्या, कोमा में क्या होता है बताओ? हम पैरालाइज हो गया पूरा बॉडी, मान लो बॉडी पैरालाइज हो गया और बॉडी नर्वस प्रॉब्लम है, मतलब नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें वो आदमी उसको बोलेगा तो वो कुछ जवाब देता है क्या, या हाथ वाथ हिलाता है क्या? ये तो वो आनंद भाई है, मुन्ना भाई का है ना, आनंद भाई आंख मारता है, ऐसे करके आंख मारता है, वो वाला स्टाइल हो गया। तो उसमें क्या है, वो कॉन्शियसनेस उसका खत्म हो चुका है, तो वो लिविंग है कि नहीं है? वो तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उसको हाथ दिखाओगे तो वो हाथ नहीं दिखाएगा, उसको बोलोगे तो वो पहचानेगा नहीं, कुछ समझेगा नहीं। मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो कोमा वाले पेशेंट कॉन्शियस तो नहीं है, लेकिन उसका ब्रेन डेथ तो नहीं हुआ है, ब्रेन तो जिंदा है, आदमी तो मरा नहीं है ना, ब्रेन तो जिंदा है उसका। और इसका मतलब क्या है कि उसको अगर हाथ दिखाएंगे वो नहीं दिखाएगा, इसका मतलब क्या वो मरा हुआ है? नहीं, उसके अंदर भाई मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है, खाना तो वो भी किसी ना किसी फॉर्म में खा ही रहा है, भाई भले ही सलाइन के फॉर्म में खा रहा हो, सलाइन के फॉर्म में खा रहा हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में जा रहा हो, लेकिन जा रहा है और काम चल रहा है अंदर में, है ना। इसका मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म तो ऑन है, कॉन्शियसनेस भले ही एब्सेंट हो लेकिन मेटाबॉलिज्म ऑन है, इसलिए हम बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म, वो आदमी, वो मनुष्य जिंदा है। हाँ, नहीं सो जाते, कॉन्शियसनेस बंद नहीं होता है। जब तुम सोओगे ना, तुमको कोई जोर से थप्पड़ मार के जाएगा ना, तुम तुरंत उठ जाओगे धड़पड़ा के, तो कॉन्शियसनेस बंद नहीं है तुम्हारा, ठीक है। गरम कहीं पे लगेगा ना, अगर मान लो तुम सोए हुए हो और कहीं किसी ने पानी डाल दिया तो धड़पड़ा के उठोगे तुम, तो उस केस में भी तुम कॉन्शियस हो, क्योंकि तुम्हारा बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, फंक्शन दे रहा है। कॉन्शियसनेस बंद नहीं होता जब हम सोते हैं, हम कॉन्शियस होते हैं। क्यों? मच्छर काटता है तो मारते नहीं है, खाज नहीं करते हैं, गर्मी लगती है तो उठ के फैन नहीं ऑन करते हैं। सो वी आर कॉन्शियस,
ठीक है। नेक्स्ट, सेलुलर फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें क्या पता है, हम कौन है? हम हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किससे बनता है? सेल से बनता है। हम लोग किससे बने हुए हैं? सेल। हमें क्या पता है कि हम लोग, हमारा जो ग्रेडेशन है वो कैसा है? हम लोग ऐसे बनते हैं, सेल, बहुत सारे एक साथ सेल जुड़ते हैं तो क्या बनता है बताओ? बहुत सारे एक साथ सेल अगर जुड़ेंगे और जुड़ के एक ही तरह का फंक्शन करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो ऑर्गन बोलते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और बॉडी, ऑर्गन सिस्टम जिसे हम अल्टीमेटली हमारे बॉडी तैयार हो रही है, यही है ना। और चैप्टर नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? सेल क्या है? बेसिक है, स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल और प्लस उसके साथ फंक्शनल यूनिट भी है। बेसिक क्यों बोल रहे थे हम लोग? क्योंकि जैसे एक बिल्डिंग का बेस तैयार होता है, बिल्डिंग एक खड़ा करना है, उसका बेस तैयार हो रहा है तो धीरे धीरे हम लोग नींव देते हैं ना नीचे, उसको ढंग से बनाना जरूरी है। बेसिक स्ट्रक्चरल, एक स्ट्रक्चर बनाने में मदद कर रहा है, छोटे छोटे ईंट को लगा के हम घर बना रहे हैं, छोटे छोटे सेल्स को जोड़ के हम घर बना रहे हैं। एंड फंक्शनल, क्योंकि हम जो काम करते हैं, खाना खाते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एक सेल भी वही काम कर रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल के बिना कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। तो एक सेल, मुझे एक चीज याद रखना है, एनसीईआरटी ये भी कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग सेल से छोटा नहीं हो सकता। मतलब सेल में जितना कॉन्फ़िगरेशन है उतना होना ही पड़ेगा मिनिमम, उससे कम में समथिंग लेस देन सेल इज नॉट लिविंग, समथिंग लेस देन सेल इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए याद रखना है कि सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, बॉडी है, तो हम लोग लिविंग है। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब इसका एक छोटा सा मैं एक और तुम लोगों के बारे में बताता हूं। जैसे वायरस कोरोना, अभी कोविड गया, हम लोगों ने बहुत वायरस के बारे में स्टडी किया। पता वायरस को क्या कहा जाता है? वायरस इज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। इसको कहा जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। क्या कहा जाता है? क्यों? ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों क्यों है, समझना पड़ेगा। हाँ हाँ, डेड नहीं होता है, हम उसको बोलते हैं कि इट एक्ट एज अ प्रोटीन क्रिस्टल। एक प्रोटीन क्रिस्टल की तरह ये काम करता है जब सेल के बाहर होता है। जैसे ही सेल के अंदर घुसता है कैसे काम करेगा? सेल को पूरा हाईजैक कर लेगा, हाईजैक करके उसका मेटाबॉलिज्म पूरा यूज करेगा, और हम कहेंगे कि वो सेल वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। वायरस को हम बोल रहे हैं एनसीईआरटी का लाइन है ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट। देखना वो एक वायरस, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में राइट साइड में दिया हुआ है 3-4 लाइन के बाद कि इट इज अ कंटेजियम विवियम फ्लूइडम, यानी कि कंटेजियस फ्लूइड है। बेजर्निक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बोला था। फिर एक जगह ब्रैकेट में दिया हुआ है इट इज अ ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेटरी मतलब कि अगर सेल के अंदर वो नहीं जाएगा तो वो जिंदा हो ही नहीं सकता है। सेल के बिना उसका एग्जिस्टेंस बेकार है। इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर, और पैरासाइट, बताओ पैरासाइट का डेफिनेशन। जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है। बताओ पैरासाइट का एग्जाम्पल, मतलब क्या होता है पैरासाइट? ये बोल रही है जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है। आज से याद रखना, पैरासाइट्स के लिए सबसे अच्छा डेफिनेशन 2 अक्षरों में, बिना मतलब फ्री में खाएगा और फ्री में रहेगा। यानी कि ये तुम्हारा वो दोस्त है जो तुम्हारे घर पे आके बैठा है कि भाई मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है और मुझे रहने का जगह दे दे, तो फ्री में खाएगा और फ्री में रहेगा। फ्री फूडिंग एंड फ्री लॉजिंग, याद रखना, अगर फ्री में खाए और फ्री में सोए और फ्री में रहे, इसका मतलब कि वो पैरासाइट ही है। जैसे सिर के ऊपर अगर किसी को जू हो जाए, है क्या तुम्हारे सिर पे जू? अगर जू हो जाए, अगर जू हो गया तो क्या करेगा? आराम से हमारे सिर के ऊपर रहेगा और क्या खाएगा? हमारे यहाँ पे जो डेड सेल्स है, जो ब्रेन के जो उसके नीचे जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसको वो खाना शुरू करता है। कभी कभी तो ब्लड को भी सक कर लेता है, बहुत डेंजरस होता है, तो उसको हम कहेंगे क्या? पैरासाइट, है ना। तो याद रखना ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट बोलते हैं वायरस को, और इट इज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इतना क्लियर है?
तो हमें इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन ये है कि हमारे पास 3 ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके मदद से हम बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है। और नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पांचों देके पूछेगा कि आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 या 5 दे देगा या 3 दे देगा, एक नन ऑफ द अबव बोलेगा कि कौन सा इसमें से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बताओ। तो तुम्हें बताना होगा कि कौन कौन है, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर फंक्शन। ठीक है, जरा इसको नोट डाउन कर लो, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन, ये है अल्टीमेटली इसका 3 हुई है। अच्छा, इसमें एक और एग्जाम्पल भी था, जैसे वो हम बोल रहे थे ना, जस्ट स्टेराइल का बात कर रहे थे एग्जाम्पल जैसे, है ना। तो जो बीज होती है ना, बीज यानी कि मधुमक्खी, उसमें भी 3 अलग अलग कैटेगरी होती है। क्वीन होता है एक क्या होता है, ड्रोन होता है, एक क्वीन होता है और एक वर्कर बी होती है, शायद 3 होता है। उसमें जो वर्कर बी होती है ना, वो भी स्टेराइल होती है, वो भी कभी न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं कर सकती। सिर्फ कौन ग्रो कर सकता है, जो फीमेल होती है, यानी कि जो क्वीन होती है वही। तो ये जो ड्रोन है, जो वर्कर बी ये वर्कर बी क्या होता है, स्टेराइल होता है, फिर भी तो लिविंग है। ये एक और एग्जांपल उसके जोड़ देना, वर्कर बी। पूछ दे। स्टॉप कर दो ना तब तक।